बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं और एक्सप्रेसो को ट्यून करके हमारे साथ मौजूद हैं आज एक और नई सुबह के साथ और नए एक्सप्रेसो के साथ। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन और आज है वीकेंड यानी कि हमारी छुट्टियां। आपकी छुट्टी नहीं है क्योंकि वीकेंड्स में हमारा बेस्ट ऑफ चलता है, लेकिन हम अपनी छुट्टी के लिए नहीं, आपके ख्याल में हमें देखना एक काम है क्या? हाँ। एक काम नहीं है ये तो एक एंटरटेनमेंट है। हाँ, एंटरटेनमेंट है, exactly। अच्छा जी, वीकेंड बिल्कुल आ चुका हुआ है। आज जुम्मा है, जुम्मतुल मुबारक है, रबीउल अव्वल भी है और रबीउल अव्वल के जो जुम्मतुल मुबारक के दिन होते हैं वो उनकी ज़्यादा फजीलत होती है। दुरूद शरीफ पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, उसके अलावा अच्छे अच्छे काम कीजिए, बदलते मौसम को एंजॉय कीजिए और वायरल इन्फेक्शन से भी बचिए। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठंडा नॉर्मली डॉक्टर कह रहे हैं कि जो ठंडा पानी है या कोल्ड ड्रिंक्स है उनको आप अवॉइड करें। उसके साथ साथ हमें पोल में वोट भी करें। पोल क्या हमारा आज का? पोल का ये है कि पीडीएम का जो कोयटा में जलसा है क्या वो कामयाब होगा और या नहीं। इस हवाले से आपने हमें वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी राय से आगाह करना है। संडे को ये जलसा होने जा रहा है, इतवार को पीडीएम का, और पीडीएम का दावा है कि वो कोयटा के अंदर भी एक बड़ा पावर शो करेंगे। कोयटा कंपैरेटिवली पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिहाज से इतनी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन देखते हैं कि किस तरह का शो कर पाती है, क्या इंप्रेसिव शो करती है। इस पर भी बात करेंगे। कल वर्ल्ड पोलियो डे भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा और बहुत कुछ है बताने के लिए। शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइन। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला संगीन हो गया। हुकूमत और ऑपोजिशन में लफ्जी जंग में तेजी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा एक्शन, टाइगर फोर्स ने कमान संभाल ली। मुख्तलिफ शहरों में छापे और स्टोर सील। सेहत की सहूलत के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सेहत कहानी की सीओओ डॉक्टर इफ़त जफर आगा होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। इलाज के लिए लोग माहिरीन नफ्सियात के पास जाने से क्यों घबराते हैं, जानिए आज सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट फ्लैग्स में शामिल है पाकिस्तानी खवातीन में छाती के कैंसर की आगाही से मुतल्लिक एक्सप्रेसो और इटालियन सफारतखाने की खुसूसी काविश। मकबूजा कश्मीर में 445 रोज से इंसानी हुकूक की वर्जियां जारी। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी। शाह महमूद कुरैशी। सेगमेंट होगा। जबकि इस्लामाबाद की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31, जबकि कम से कम 16 डिग्री। बिल्कुल, और आपको कश्मीर लिए चलते हैं जहां पे हमारे दोनों शहर, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद का आज़ाद जम्मू कश्मीर का मौसम बताएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि श्रीनगर का मौसम 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि श्रीनगर और आज़ाद कश्मीर के अंदर, कश्मीर के ओवरऑल इलाकों के अंदर इस वक्त थोड़ी सी ठंड हो रही है। तो जितने भी कश्मीरी हमारे बहन भाई देख रहे हैं, एंजॉय द वेदर। आप तो ऐसे करते रहते हैं पहाड़ी इलाकों में। खैर, आगे बढ़ते हैं। मौसम की सूरत हाल के बाद जरा सियासी मौसम, बड़ी खबर में। बड़ी खबर में बात करेंगे। सबसे पहले हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान हंगामा राय की बात की जाएगी और बात यह है कि पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी है। 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ साथ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की फुटेज और सिंध पुलिस बहरान पर हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान लफ्जीशन भी तेज हो चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। सिंध हुकूमत इस हवाले से जो तहकीकात है उनके लिए सईद गनी की सरबराही में 5 रुकनी एक वजारती कमेटी बनाई है। इसमें 5 मिनिस्टर्स शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने कराची वाक़े का जिम्मेदार वजीर आजम को ठहराया है और अदालतों से अज खुद नोटिस लेने की भी अपील की है। अगर एहतसाब की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का हुक्म दे दिया है और चेयरमैन नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की। उधर नैब ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की भी मंजूरी दे दी है, जहां अपोजिशन को मुश्किलात का सामना है। अच्छा जी, और दूसरी जानिब इधर जहां अपोजिशन मुश्किल में है, वहीं महंगाई का एक बड़ा जिन बेकाबू हुआ है। उसको कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई बड़ी पेशरफ नजर नहीं आई है। चीनी, आटा, दाल, कुकिंग ऑयल, एवरीथिंग, जो भी चीजें, पोल्ट्री आइटम महंगे हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी पे बात करने के लिए वजीर इत्तलात इस वक्त शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा इसी बारे में पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और कितने तैयार हैं। फराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। हुकूमत के खिलाफ इस वक्त जो पीडीएम की तहरीक है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, दोनों फरीकैन बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं
क्राइसिस बढ़ता नजर आता है। अगर हुकूमत कोई स्टेप नहीं लेगी, मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये सारा बहरान कैसे हल होगा शिबली फराज साहब? देखिए, इसमें जो बहरान की कैफियत पैदा करना चाहते हैं ये अपोजिशन वाले हैं। हुकूमत जो है तो अपने कामों में लगी हुई है, वो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए अपनी भरपूर मेहनत भी कर रही है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी टीम है, अपोजिशन जो है तो बुनियादी तौर पे इस वक्त बेरोजगार है और वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज उनका असल मकसद यही है कि जो नवाज शरीफ के पीछे जो कानून का हाथ बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये नाटक रचाया है। और ये सारा जो ये गर्द गुबार क्रिएट कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि असल केसेस से तवज्जो हट जाए। जो नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश है वो मध्यम पड़ जाए, ये उनका मकसद है। और उनका ना मुल्क की इकोनॉमी से कोई दिलचस्पी है, ना मुल्क में क्या होता है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इनकी तो कोशिश यही है जो कि शुरू दिन से थी कि जब कोरोना हुआ तो ये बड़े बगले बजा रहे थे, दिल में खुश थे कि ये अगर इकोनॉमी फेल हो गई तब भी ये हुकूमत चली जाएगी और अगर लोग खुदा ना खास्ता मरने लगे तब भी जाएगी। लेकिन इनकी एक से एक होते होते हो मेरी इनकी नाकाम हुई। आखिर में फैटफ का बिल था, उसमें भी इनको नाकामी हुई, तो उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया ये जलसे जुलूसों का नाटक। तो हम तो सिर्फ कॉर्पोरेशन, हम इनकी कॉर्पोरेशन सिर्फ जो अवामी मफाद हैं, जो मुल्क के लिए बेहतर हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन करप्शन पे जो है तो हम इनके साथ कोई वो नहीं कर सकते हैं, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा फराज साहब, अगर हम पीडीएम की बात करें, खुसूसन नून लीग की बात करें, तो उनका एतराज़ है कि कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी है या सिंध पुलिस वाला जो बहरान का मामला हुआ है, इस पे वजीर आजम खामोश हैं। क्या वजह है वजीर आजम की खामोशी की? लेकिन ये तो एक इंतहाई अजीब सा सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक क्या है, सिंध में हुकूमत किसकी है? सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये सारा जो इन्होंने ड्रामा रचाया है वो उसका पोल खुल गया है, क्योंकि सारी वीडियोस मिल गई हैं जिसमें कि उनके कमरे के बाहर भी जो उनका गार्ड मरियम नवाज का फिर रहा था और जिस तरह से वो आराम से वो बैठे हैं गाड़ी में, ना कोई जोर था ना कोई खींचातानी थी। तो ये तो सब इनकी जो है तो आया हो गई। ये तो उन्होंने नाटक रचाया था, इम्बैलेंस करना था बुनियादी तौर पे हुकूमत का। हुकूमत पुलिस है तो इसके अंडर आती है, फेडरल हुकूमत के अंडर आती है, ये सूबाई हुकूमत के अंडर आती है। इवन जो रेंजर्स हैं वो भी इन्होंने रिक्वेजिशन किए हुए हैं तो इनके अंदर आते हैं। ये तो एक निहायत ही एक फजूल किस्म की बात अपोजिशन ने की है। और ये जो फिर रहे हैं ना, ये जो बनारसी ठग फिर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे अपनी जो एक इनको बजाय इसके कि माफी मांगते कि इन्होंने कायदे आजम के मज़ार पे क्या बेहुरमती की, किस तरह से इन्होंने वहाँ पे शोर शराबा किया, नारेबाजी की, ये जो मज़ार है कायदे आजम का, ये तो अलामत है पाकिस्तान की जो हकीकी शक्ल है उसकी अलामत है। तो उधर जाके इन्होंने वो किया और फिर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने फोन वो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उसका ना कोई फर्ज बनता है और ना उसका कोई इससे लेना देना है। इनकी हुकूमत है, ये जाने और अपने मसाइल जाने। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ये फारग टाइम थोड़ी है, ताल्लुक ही नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। अच्छा फराज साहब, ये भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक माह के अंदर 120 अदालतों के क़याम की बात की है और हुक्म दिया इसका कि कायम की जाए ये अदालतें। काबीना से मंजूरी की बात किस हद तक मुमकिन हो पाएगा? ये देखें, ये तो तकरीबन 20 के करीब अदालतें तो बहुत ही कम दिनों में ये बन जाएंगी, उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और ये सारी जो वावेला भी मच रहा है ना, अब आपको समझ आ रही है कि अपोजिशन क्यों इतने छलांगे मार रही है। वो यही है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे और हमारे ये बिल्कुल मौक़िफ़ से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है कि एहतसाब होना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे पेशियाँ होनी चाहिए और केसेस को निपटाना चाहिए। तो जो बाकी वाली हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत कम अरसे में बन जाएंगी, ये जो स्पेशल अदालतें हैं नैब की। अच्छा, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो बार बार सुप्रीम कोर्ट एहतसाब अदालतों को करप्शन मुकदमात जल्दी निपटाने की हिदायत कर रही है। वज़ीर आज़म साहब भी, इमरान खान साहब की भी यही ख्वाहिश है कि ये तमाम तर केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इन तमाम केसेस में तारीख की जो ताख़ीर है, बेसिकली इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो यही कहते आए हैं कि इन्होंने इदारों को इस तरह से मफलूज किया
कि जो इदारे हैं वो जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है या जिन्होंने कि इस लिटिगेशन को आगे बढ़ाना है, तो ये वहाँ से जो है सिलसिला स्लो होता है। वरना अगर हमारा बस चले, हम तो 24 घंटे की बुनियाद पर जो है तो इसकी अदालतों की जो नैब की अदालतें हैं, ये इस पे हम काम करें। लेकिन चूंकि ये हमारे उसमें नहीं है, हमारे पर्व्यू में नहीं आता, तो हम इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जितने भी केसेस हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। ठीक है। शिवली साहब, एंड पे हमें ये भी बता दीजिए, जो सबसे अहम सवाल है, करप्शन के ऊपर तो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, दिन में 4 होती हैं, महंगाई पे कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है। मुसलसल 2 साल आपको हो चुके, अभी तक महंगाई जूं की तूं है, कोशिशों के बावजूद ख़त्म नहीं हो रही। कोई मुस्तकिल मैकेनिज्म है आपके पास महंगाई ख़त्म करने के लिए शिवली फराज साहब? नहीं, मैकेनिज्म तो देखें, ये तो अगर आप इसको जोड़ें कोरोना से, तो जिस तरह की तबाही मची है दूसरे मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, और जितनी आलमी सतह पर जितनी भी तबाही मची है, तो उसमें तो पाकिस्तान को तो हमारी हुकूमत ने जिस बेहतरीन हिकमत अमली के तहत इस वबा को हैंडल किया है, तो हमारे तो उसमें वो नुकसानात नहीं हुए जो दूसरे ममालिक के हैं। अगर आप ये देखें कि जिस तरह से वहाँ पे अमवात हुई है, जिस तरह से वहाँ पे बेरोजगारी हुई है उसमें यूरोप में, अमेरिका में, तो उसका तो कोई तारीख में कोई सानी उसका नहीं मिलता, कोई मिसाल नहीं मिलती। तो उस लिहाज से तो ये जो एक टेम्पररी फेज है, ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा और आने वाले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह आवाम एक विजिबल डिफरेंस देखेंगी। ठीक है, लेकिन शिबली साहब, मजबूरी तौर पे महंगाई का ताल्लुक तो इन्फ्लेशन से है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई है, बेरोजगारी की वजह से भी है, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर इसलिए भी कम होगी क्योंकि इन्फ्लेशन है, चीजें महंगी हो गई हैं, इनकम वहीं पे है। इस पे बात करनी चाहिए। इसी नोट पे हम ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक्सप्रेसो में। अभी बहुत कुछ है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। भरपूर कोशिशों के बावजूद भी हम न सिर्फ इस पे काबू नहीं पा सके, बल्कि एक मरतबा फिर पोलियो केसेस के अंदर इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में एक आम पोलियो वर्कर से लेकर पॉलिसी मेकर्स तक सबकी ये कोशिश है कि पोलियो पे काबू पाया जाए, लेकिन अभी तक इस पे काबू हम नहीं पा सके। और सवाल ये है कि इसके बढ़ने की वजह क्या है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन हो, और आखिर दुनिया के दीगर ममालिक ने इस खतरनाक वायरस से अगर छुटकारा हासिल कर लिया और हमने कोरोना वायरस जैसे वायरस से छुटकारा काफ़ी हद तक हासिल कर लिया, तो हम इससे क्यों फाइट नहीं कर पा रहे। बेसिकली वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन आज हम इसकी अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फलक कादिर, जो कि पब्लिक एक्सपर्ट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फलक कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अगर हम पोलियो के इस दिन के हवाले से बात करें, जो कि कल 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना? सो मच आपने इनवाइट किया। देखिए, जिस तरह आपने बताया कि पोलियो हमने कोविड से भी निजात हासिल कर लिया काफ़ी हद तक, इसी तरीके से पोलियो से निजात हासिल हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम वैक्सीनेशन प्रॉपरली करवाएं अपने बच्चों को। और वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी जो पेरेंट्स हैं उनको इतना पता होना चाहिए कब डोजेस देनी है। ओवरडोज भी होता है बच्चा, तो बहुत ज़रूरी है पोलियो के कतरे पिलाना। इसकी वजह से आपको पता है, इसकी कोई भी पोलियो का कोई इलाज नहीं है, जिस प्रिवेंशन है, जिस तरह हम कहते हैं ना 19 का कोई इलाज नहीं है, जिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। तो इसी तरीके से अभी जो है वो जस्ट जो प्रिवेंशन है वही उसका ट्रीटमेंट है। अगर आप बच्चों को छोटी उम्र में ही पोलियो के कतरे पिला देंगे तो वो पूरी लाइफ की माजूरी से बच सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को टाइम टू टाइम पोलियो के कतरे पिलाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ी सी आवाज़ आपकी कम आ रही है, शायद सिग्नल्स का इशू है। दूसरा ये कि हमने अवेयरनेस के लिए, लोगों की आगाही के लिए अब तक जितने भी टूल्स अपनाए हैं, जितने भी ज़रिए अपनाए हैं, क्या वो काफ़ी हैं? अगर नहीं तो मज़ीद क्या किया जा सकता है कि ग्रॉस रूट लेवल तक लोगों को आगाह किया जाए कि वो पोलियो के कतरे, वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों को इससे बचाने के लिए वो करवाएं? देखें, जिस तरीके से आपने बताया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पर हम पोलियो इरेडिकेशन नहीं कर पाए अभी तक। उसकी मेन वजह यह है कि डिफरेंट तरह की जो सिनेरियोज ऐसे देखे गए हैं पास्ट में कि पोलियो के कतरे पिलाने के बाद बच्चे जो है वॉमिटिंग, डायरिया या फिर
और बीमारियों में मुब्तला हो गए और फिर मिस बहुत ज्यादा बुरे तरीके से स्प्रेड कर दी गई कि पोलियो के कतरे पिलाने से बच्चे जो है वो बीमार हो गए हैं या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई उनके साथ। तो इस तरह की मिथ्स हैं, मतलब एक क्या कहते हैं, लोग इस तरह के कंसेप्शन फैला देते हैं जिसकी वजह से काफी हद तक पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या कतरे पिलाने चाहिए या नहीं पिलाने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपने जिस तरह पूछा कि कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, हमें अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए मीडिया के थ्रू, हमें रिकरेंटली हमें इस तरह के मैसेजेस क्रिएट करने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो रस्मी तरीका ये तो हम कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर रहे जिसकी वजह से हम टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे, या आप कह रही है कि सारे ऑप्शन हम लेके आ रहे हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं जिस तरीके से ये बताया कि हम कर रहे हैं, पर गांव देहातों में एक्सेसिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क्स एंड इंटरनेट एंड टीवी सिग्नल्स भी बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हमें डोर टू डोर जाके घर पर बहुत से, हाँ, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो लैंग्वेज बैरियर होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप जिस भी कस्बे में जा रहे हो, जिस भी इलाके में जा रहे हो, जिस देहात में जा रहे हो, वहाँ के कम्युनिकेटर्स आपके पास होने चाहिए और बहुत के साथ, सिंपैथी के साथ मिलके इस तरह उनको रियलाइज कराना है कि हम आपके भले के लिए आए हुए हैं, हम आपके। अच्छा डॉक्टर फलक, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं आपसे एक बल्कि 2 सवाल करना चाहूँगी कि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, उसके बावजूद, वैक्सीन के बावजूद लोग पोलियो का शिकार हो जाते हैं बच्चे। उसके साथ साथ वर्ल्ड पोलियो डे चूँकि कल है, लेकिन उस दिन के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे देखने वालों को देना चाहें कि पेरेंट्स की आगाही के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, जिस तरीके से आपने पूछा कि पोलियो की वैक्सीनेशन देने के बाद भी बच्चे जो है वो शिकार हो गए, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है उस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि हो सकता है कि ये जो वैक्सीन लगाई गई वो एक्सपायर ना हो या फिर वो क्वालिटी की ना हो, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती हैं जिससे ऐसा हो सकता है। और दूसरा मेरा मैसेज फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म यही है कि देखें, अवेयरनेस इज़ वेरी मैंडेटरी। हमारे पाकिस्तान में लिटरेसी का रेशो बहुत कम है, ख़वातीन की भी लिटरेसी कम है। ज़्यादातर इन सारी चीज़ों में माओं का ही रोल होता है, बाप तो चले जाते हैं, मतलब फादर चले जाते हैं काम करने के लिए, तो माएँ घरों में होती हैं। तो प्लीज़ अवेयरनेस देखें आप यूट्यूब पर, गूगल पर, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अवेयर हो, अपने आप को अवेयर करें और बच्चों की वैक्सीनेशन का बहुत ख्याल करें। इससे ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। आपने अपनी राय किया। मतलब मैं समझता हूँ कि जो टीचर्स हैं, जो साथी हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल्स के अंदर, वही ड्यूटीज़ भी करते हैं। अगर वो बच्चों के दरमियान आगाही लाना शुरू कर दें, बड़े बच्चे जाके अपने वालिदैन को ये कहें कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, तो एक जरिया हो सकता है। मसाजिद के अंदर लोग जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज किया जा सकता है और हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से ये कोशिश जारी रखेंगे कि पोलियो के हवाले से आपको अवेयरनेस दें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। लिया और अवाम 13 अक्टूबर को एक बार फिर मुकाबला जीतकर दुनिया में अपनी सलाहियतों का सिक्का मनवा लिया। पाक फौज ने मुसलसल तीसरी बार ये मुकाबला जीतकर दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी अपनी तरबियत में किस कदर महारत रखती है और बेहतरीन प्रोफेशनल फौजी ऑफिसर्स तैयार करने में अपना सानी नहीं रखती। We are so proud of our पाक आर्मी और हमें हमेशा खुशी होती है जब भी ज़बरदस्त सेगमेंट प्लान किया एक्सप्रेसो ने इटालियन एम्बेसी के साथ मिलकर, जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अवेयरनेस कैंपेन लेकर तो चल ही रहे हैं। उसमें हम खास तौर पे कुछ सवाल जवाब का सेशन करेंगे। इटालियन एम्बेसी बहुत सारे सुफरा की जो एलिया हैं वो हमारे साथ होंगी, शौकत खानम के डॉक्टर होंगे और हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे अपने सेगमेंट माइंड मैटर्स में हिना नियाज़ी और वकार अहमद मलिक की जानिब। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अर्मला एंड इमरान। वकार साहब, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। पहली बात तो ये कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वाकई उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई इशू है। जब वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो इतना डरे हुए होते हैं, किसी को ओपनली बता नहीं सकते क्योंकि उनको लगता है कि हम पागल हैं। अगर हम किसी को बताएंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे। उसके अलावा जो साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, लोग उनको भी पागल लेबल करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बेसिकली एक हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है कि अगर किसी ने देख लिया कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो वो कहेंगे कि अच्छा, इसका मतलब है कि कोई मामला ख़राब है, कोई मेंटल। इसमें जो बुनियादी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि ये जो स्टिग्मास हैं, स्टिग्मास हम उसको कहते हैं ना कि जिसमें बुनियादी तौर पे सोसाइटी जो है वो किसी डिसऑर्डर को या किसी मेंटल डिसऑर्डर को या किसी नफ्सियाती आर्ज़े या मर्ज़ को
वो इस तरह देख रही होती है कि एक नापसंदीदगी या एक कुछ सवाल से देख रही होती है। स्टिग्मा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में तब्दील हो जाता है कि अगर हमारे वो एक्ट में भी आ जाए, मसलन एक बंदा है उसको अटेंशन कोई डेफिसिट का या किसी भी OCD या कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है, एक तो आपने उसको वैसे ही उसको मजाक बनाया, ठीक है, दूसरी सतह पे कहीं कोई जॉब या किसी ऐसी जगह पे आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी या पीछे कर दिया, तो ये फिर डिस्क्रिमिनेशन में भी आ जाता है। अब मिसाल के तौर पे स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस इज नॉट अ डिसऑर्डर, बिकॉज स्ट्रेस के आप यहाँ पे आई हैं, मैं सुबह उठता हूँ या मैं कोई भी काम करता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, गाड़ी जब मैं चला रहा होता हूँ, एवरी टाइम एवरी मोमेंट मैं किसी न किसी स्ट्रेस में होता हूँ। ये उस स्टेज पे जाता है जहाँ पे आप ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस है, जहाँ पे वो एंगर भी डेवलप कर रहा है, जहाँ पे वो आप एक किताब पढ़ रहे हैं और चौथे सफ़े पहुँच गए और आपको समझ नहीं है कि पिछले 3 सफ़े मैंने क्या पढ़े थे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम कर गया है, आप इंसोम्निया के शिकार हो गए हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एक ही लफ्ज आपके ज़हन में होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रही है, वो डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। बिल्कुल। आप नोट गिनती हैं, ठीक है, आप हो सकता है दोबारा भी गिनती हो, और कई दफा दोबारा गिनने में कोई ना कोई, दरवाजा लॉक करने के बाद डबल चेक करती हूँ कि मैंने लॉक किया या नहीं किया। अब जहां तक तो ये डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि अगर ये ना होता तो आप बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है कि आप कई दफा आप जब दोबारा नोट गिनती हैं तो उसमें गलती निकल आती है, कई दफा नहीं निकलती। लेकिन ये दोबारा चेक करना है, ये जो आप कंफर्टेबल नहीं रहते, एक अजीब सी फील होती है कि पत्नी गाड़ी लॉक की है कि नहीं, और फिर वापस जाके एक दफा देख लेते हैं, यहाँ तक तो ये डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो गाड़ी लॉक करने के बाद 20 दफा वापस जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर हो रही है। मैं नोट 20 दफा गिन रहा हूँ, वो सारा जो भी है, 1 घंटा अगर आप हाथ ही धोते रहे तो मतलब लाइफ सारी आपकी डिस्टर्ब हो गई। वकार साहब, डिफरेंट फोबियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रोफोबिक है एक शख्स, और एक आम आदमी उसको मशवरे दे रहा है कि तुमने परेशान नहीं होना, तुमने अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर लेना है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की, क्योंकि जनरली बहुत सारे डिसऑर्डर्स पे, बहुत सारे फोबियाज पे, इन तमाम चीज़ों पे जिसको कहते हैं कि आम आदमी या इस तरह एक्सपर्ट बन के वो दूसरों को मशवरे दे रहे होते हैं, वो बड़े गलत मशवरे दे रहे होते हैं। क्लास्ट्रोफोबिक, जिस तरह आपने बात की कि एक बंद जगहों का या एग्जिट का जो खौफ है, उस सिलसिले में मैंने किसी को समझाने के लिए एक दफ़ा एक बात की थी कि भाई ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आपके ऊपर कनपट्टी पे कोई पिस्टल रख दे और वो 10 to 1 या 0 तक काउंटिंग करे रिवर्स, और वो कहे कि जब मैं 0 पे पहुंचूंगा तो मैं फायर कर दूंगा, और एक्चुअली उसने करना है, आपको ये पता है कि इसने कर देना है, ठीक है। और वो जो 10 to 0 का जो इंटरवल है, 10 to 1 का, उसमें आप मुझे मशवरा ये दे रहे हैं कि आप जरा अखबार पढ़ लिया करें या मोबाइल की तरफ कुछ और कर लिया करें जी। तो आपको मालूम नहीं है कि वो पैनिक अटैक जो है वो किस लेवल पे इंटेंस होता है, तो वो उसी बंदे को पता होता है जिस पे वो गुजर रही होती है। अच्छा वकार साहब, अक्सर देखा ये गया है कि शादीशुदा कपल्स साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते कि हमारी जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको पता चल जाएगा, हमारी अंदर की जो बातें लड़ाई हैं वो उसको पता चल जाएंगी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ज़हन से ये निकाल दें कि साइकोलॉजिस्ट को आपकी किसी बात से जरा सा भी कोई ताल्लुक है या उसको जरा भी इंटरेस्ट है उस तरह से इंटरेस्ट है एग्जैक्टली, वो आपके लिए बहुत हवा बातें हैं या आपके लिए वो बहुत बड़ी बातें हैं। साइंटिस्ट जो होता है या जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो हर चीज़ को बड़ा ऑब्जेक्टिव देख रहा होता है जी। बहुत ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ देख रहा होता है। उसने वो जो चीज़ें नोट करनी होती हैं, जो चीज़ें, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सेशन कर रहा है, मतलब मैं आपके साथ अगर सेशन कर रहा हूँ तो मैं बुनियादी तौर पे आपके साथ पूरे सेशन में बहुत सारी चीज़ें, मिसाल मैं फ्राइड एंड स्लिप जो है जिसकी नहीं, जिसको कहते हैं ना कि अचानक मुंह से कुछ निकल जाना, कुछ और निकल जाना जो आपको कहीं सोच रहे थे, इस तरह की टेक्निकल चीज़ों का वेट करूंगा कि वो किस जगह पे निकलेंगे, तो उन चीज़ों को मैं नोट डाउन करते रहूंगा। तो आप इमेजिन करें कि मुझे आपके कंटेंट से गरज नहीं है कि बीवी ने मियां को क्या कहा, मियां ने बीवी को क्या कहा, मुझे उससे नहीं है, मुझे वो चीज़ें निकालनी है और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। तो इसलिए बिल्कुल हर बंदे को ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरी बहुत पर्सनल बात है, वो आपकी पर्सनल जो है वो सबकी पर्सनल है, एंड एवरीबॉडी नोज, और साइकोलॉजिस्ट को वैसे ही पता होती है। आप बिल्कुल आपने ये नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग बेसिकली आपने ये साबित करना है कि आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, और आप एक पढ़ी लिखी रविश अपना रहे हैं और आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसको ज़हन से निकाल देंगे लोग क्या कहेंगे, ठीक है, सो गेट ट्रीटमेंट, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पहली चीज़ है, ठीक है। सेकेंडली कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। मैं अभी आपके खातून की मिसाल दूं, मुझे मालूम हुआ कि उनको एक्चुअली ओसीडी था, उनको अगेन लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, उन्होंने ये समझा कि उनके ऊपर कोई जादू टूना हो गया,
और वो क्योंकि उनको 10 दफा नहाती थी दिन में और हर वक्त वो धोती रहती थी, हाथ धोती रहती थी, तो वो फिर डेफिनेटली मुख्तलिफ जगहों पे, ऐसी जगहों पे जाती रहीं, फिर वहाँ ट्रीटमेंट ना हुआ, फिर वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि नहीं बीबी आपको तो वहम है, और वहम का तो इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। वो अगेन खैर वो मुझ तक किसी तरह फ़ोन पे बात हो गई, पहुँच गई, तो उनको फिर मैंने एक क्लिनिक का बताया इस्लामाबाद में, वो वहाँ गई और वो 3 सेशंस के साथ वो ठीक हो गई। अगर वो पता नहीं वो कितना स्वेयर हो जाता है। पहली बात है कि रिकॉग्निशन, क्या आप रिकॉग्नाइज करें कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे हम उसको ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, क्या होगा। अगर मियाँ बीवी झगड़ा है और वो झगड़ते रहते हैं और वो फिर जिंदगी भर झगड़ते रहते हैं, तो अगर वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो हो सकता है 1 या 2 सेशंस के बाद वो एक्चुअली बुनियादी मामलात को समझते हुए उनको कुछ टिप्स दे दे और वो झगड़े खत्म हो जाए, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होगी या नहीं, इससे साइकोलॉजी। महीना पाकिस्तानी खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर जैसे मूजी मर्ज की आगाही के लिए अतालवी सिफारत खाने में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक खास तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसे पिंक टी डे का नाम दिया गया। पाकिस्तान में छाती के कैंसर के तनासुब और शरह से मुतालिक डॉक्टर नाइला ने एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें छाती के कैंसर की तशखीस और बर वक्त इलाज के बारे में बताया गया। This is a very interesting chart that I'm... इस चार्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 40 साल से लेकर 50 साल तक की खवातीन में ये मर्ज सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये एक हैरत अंगेज बात है, और अगर इसका मुआजना मगरिबी ममालिक से किया जाए तो वहाँ ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज कम पाया जाता है। न सिर्फ पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी खवातीन में सबसे ज्यादा ये मर्ज पाया जा रहा है। जबकि इस्लामाबाद में हेड ऑफ ग्रुप स्पाउस मिशन और पुर्तगाली सफीर की एहलिया मारियाना पसीनहो ने भी इस हवाले से खुसूसी शिरकत की और एक्सप्रेस न्यूज की कोशिशों को सराहा। I thank Express TV for joining. मैं एक्सप्रेस न्यूज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के हवाले से वो पेश हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक्सप्रेस न्यूज के जरिए ये पैगाम पाकिस्तानी खवातीन तक बेहतर तरीके से पहुँच सके। मैं छाती के कैंसर की इस मुहिम के हक में हूँ, ताकि न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द भी इस मोजी बीमारी से बर वक्त आगाह हों। ये कैंसर काबिल इलाज है अगर इसकी बर वक्त तशखीस हो जाए। Well, it is treatable at an early stage. सेहत का ख्याल रखें। अतालवी सिफारत खाने के अलावा इस्लामाबाद में मुकीम दीगर सफीरों की बेगमात ने भी इस हवाले से शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। My name is Irena. मेरा नाम एलेना है और मैं समझती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हम ख़वातीन की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ इस हवाले से अहम किरदार अदा कर रहा है। मैंने ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ कि आप लोग ये काम जारी रखें। Help us spread this important message about the breast cancer. The breast cancer prevention campaign is... छाती के कैंसर से आगाही की मुहिम पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी खास जरूरत है। एक्सप्रेस टीवी इस सिलसिले में एक उम्मीद की किरण है, जो कि लोगों तक ये पैगाम आम कर रहा है। एक्सप्रेस टीवी की काविश काबिल तारीफ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर साल इस पैगाम को बेहतर तरीके से आम किया जाएगा। So it's reaching to reach the maximum results. अस्सलाम वालेकुम, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के इवेंट में मौजूद चंद खवातीन, जिनसे मैं जानूंगी कि हाउ इफेक्टिव दिस अवेयरनेस इज़ और जिनसे मैं जानूंगी कि उनके व्यूज़ क्या हैं इस पूरे इवेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच लेडीज़ फॉर ज्वाइनिंग। आप सब खवातीन का प्रोग्राम में शमूलियत का शुक्रिया। एरेना, सबसे पहले आप बताएं, इटालियन एम्बेसी तरफ से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे लिए गए इस कदम को आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इट? मेरे ख्याल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये इवेंट हम सब ख़वातीन के लिए ही था। हमें पता लगा कि पाकिस्तान में आगाही मुहिम कैसे चलाई जा रही है। पाकिस्तान में इस किस्म के इवेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा कदम है। What do you say? How important is... आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में छाती के कैंसर से आगाही कितनी ज़रूरी है और हम इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं? Things in regard of this. I think it's
of course very sensitive in this society. शायद ये यहाँ के माशरे का बहुत हसास मसला है, लेकिन औरत के लिए आगाही सबसे अहम ज़रूरत है और आगाही मर्दों के ज़रिए भी फैलाई जा सकती है। चूँकि माशरे में ये हसास मसला है तो ये फैमिली की जिम्मेदारी भी बनती है, ना कि सिर्फ औरत की। कुछ औरतें अपने शर्मीलेपन की वजह से बात नहीं कर पाती, लेकिन अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। Men are too shy to, to talk about it, but if the family, if they have the support, I think that's even more that can be done. And I have seen you have a lot of questions. मैं तकरीब में आपकी दिलचस्पी देखकर बहुत खुश हुई। आप बहुत सवाल कर रही थी। इस किस्म की तकरीबात भी बहुत मुफीद साबित होती हैं आगाही फैलाने के लिए। यहाँ आकर आपने क्या सीखा? So how effective is this event for your own learning? It was very informative, and I was surprised that the incidence is so high in Pakistan. मेरे लिए ये तकरीब बहुत मालूमाती थी। मुझे हैरत हुई ये जानकर कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ कैंसर की तमाम किस्मों में छाती का कैंसर सबसे आम है। मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा लोग हक़ाइक़ से आगाह होंगे उतना ही अच्छा है। इससे ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं, क्योंकि हमने इस तकरीब से भी यही सीखा है कि जितनी जल्दी तशख़ीस होगी उतना अच्छा है। अगर पहले 2 मरहलों में इसकी तशख़ीस कर ली जाए तो 98% लोग ठीक हो जाते हैं। Thank you very much, Albana. आपका बहुत शुक्रिया अल्बाना। इतनी खूबसूरत तकरीब मुनक्कद करवाने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस तकरीब का हिस्सा बनकर बहुत खुशी है। Pleasure to be a part of this event. Thank you for everybody who attended. मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसमें शरीक हुए। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर के हवाले से मनाया जाता है। खुशकिस्मती से मैं सदर आरिफ अलवी की ब्रेस्ट कैंसर मुहिम का हिस्सा भी रही हूँ। वहाँ मैंने जब पाकिस्तान में छाती के कैंसर के हक़ाइक़ जाने तो मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। And it's such a delightful experience to have. हमारे लिए ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। हम में से बहुत सारे लोगों को इनमें से काफ़ी बातें नहीं पता थी जिनका जिक्र आज यहाँ हुआ। इस तकरीब से पहले बहुत सारे हक़ाइक़ से मैं भी लाइल्म थी। पाकिस्तानी औरत के लिए छाती के कैंसर से आगाही कितनी ज़रूरी है, बर वक्त तशख़ीस कितनी ज़रूरी है। आप क्या मशवरा देंगी और किस तरह पाकिस्तान में ख़वातीन को आगाह किया जा सकता है? And what do you suggest that how could we aware the Pakistani woman? All we heard during the entire campaign of the awareness in Pakistan. अक्टूबर का पूरा महीना इसकी आगाही की जाती है। औरतों के लिए ज़रूरत हर रोज़ आगाही की है। सिर्फ 5 मिनट में आप खुद को चेक कर सकती हैं। जब आप सुबह उठकर मुंह हाथ धो सकती हैं, दांत साफ कर सकती हैं, तो इसकी भी आदत डाल लें। कम से कम महीने में एक बार जरूर खुद को चेक करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। Washing face, washing teeth, we should do that once a month. It's really not a lot. And what would पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए आप क्या पैगाम देंगी? Yeah, it's actually. मेरा पैगाम ये है कि वक्त पर तशख़ीस ही आपको बचा सकता है। आपकी जिंदगी आपके अपने हाथ में है। हमारे पास हक़ाइक़ मौजूद हैं कि वक्त पर तशख़ीस होने से ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। गुलाबी रंग उम्मीद का निशान है और उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। Thank you very much, Albana. Such a पाकिस्तानी माशरे में किरदार अदा करने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। Pakistani community. Thank you. So how do you see, Laura? Laura, आपने छाती के कैंसर की इस मुहिम और इस तकरीब को कैसे taken place in the awareness of breast cancer? I think it's very important also that today somehow Mrs. जैसे कि अल्बाना ने हमें शुरू में बताया था कि इस तकरीब का मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे मुल्कों में भी इस मर्ज की जल्द तशख़ीस के बारे में आगाही कितनी ज़रूरी है। So in all our communities as well. We are celebrating the whole month as हम लोग अक्टूबर का पूरा महीना छाती के कैंसर से आगाही के तौर पर मना रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म और सदर की इस मुहिम पर खास नज़र है। कोरोना वायरस ने सेहत को लेकर हम सबका नुक्ता नज़र तब्दील कर दिया है। अब हम अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखने लगे हैं। आप इत्तफाक करती हैं? So how do you see this perspective? Well, I think that if today we are talking, आज जो हम इस आगाही के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हमारे माजी का भी बहुत किरदार है। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन्होंने हम तक आगाही पहुंचाई है।
हर साल इस मर्ज की आगाही पर मुहिम की जाती है और हर साल आगाह होने वालों की तादाद बढ़ रही है। It's interesting and important that it's keeping on year by year, and we saw today that percentage of awareness is actually growing, so it's very important. And how आप अब तक छाती के कैंसर के बारे में कितनी आगाह हो चुकी हैं? ज़ाती तौर पर बताऊं तो मैंने हमेशा इस मर्ज से आगाही को बहुत अहमियत दी है। इंसान में हमेशा कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है। मैंने इस तकरीब से बहुत कुछ नया सीखा, इसलिए छाती के कैंसर के बारे में बात करना बहुत अहम है। इटालियन एम्बेसी इतनी अच्छी तकरीब करवाने पर मुबारक की मुस्तहिक है। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पाकिस्तानी खवातीन को एक स्पेशल पैगाम दें। ज़्यादा आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है। डॉक्टर्स की भी कमी की बात की जाए तो वो भी शदीद कमी है। कोरोना वबा के दौरान आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए एक मुनफरिद नेटवर्क कायम किया गया और इसे सेहत कहानी का नाम दिया गया। इस नेटवर्क के साथ 1500 खवातीन डॉक्टर्स, 100 कम्युनिटी स्टाफ, जबकि 27 ई-हेल्थ वर्कर्स क्लिनिक्स और रजिस्टर्ड हैं। और इस सेहत कहानी नेटवर्क से 10,50,000 मरीज ऑनलाइन इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं। इस वक्त हमारी सेहत कहानी की को फाउंडर डॉक्टर इफ़त ज़फ़र आगा मौजूद हैं। उनसे अब बात करते हैं कि उनको इतना ज़बरदस्त आइडिया कहाँ से आया। अवार्ड विनर भी हैं, उन्होंने अवार्ड भी विन किया, द एलिवेट प्राइज़ विनर। उनसे हम पूछते हैं कि आइडिया कहाँ से आया और फिर मजीद इस पर उनके क्या इरादे हैं, कैसे इसको आगे लेके चलिए। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो सवाल मेरा यही होगा, आपने कोविड के बीच में ख़ास तौर पे लोगों को मशवरे दिए, मालूमात फराहम की, कैसे आया आपके माइंड में ये आइडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे बुलाने। आई थिंक इस आइडिया के पीछे दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत सारे लोग, और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 50% से ज़्यादा आबादी एक डॉक्टर से एक्सेस से महरूम है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं यूज़ हो पाते, पर्टिकुलरली ख़वातीन डॉक्टर्स। तो सेहत कहानी करता ये है कि इन फीमेल डॉक्टर्स को अहमियत का अंदाजा हुआ। हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया और इस पार्टनरशिप के तहत हमने 3 महीने के लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को लोगों के लिए कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल कर दिया। तो कोई भी शख्स जो कि उस दौरान एक ओपीडी में, हॉस्पिटल में डॉक्टर को जाके नहीं दिखा सकता था, वो एक ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता था। अच्छा डॉक्टर इफ़त, कुछ अपने अवार्ड के हवाले से भी बताइएगा। आपको एलिवेट अवार्ड मिला, प्राइज विनर हैं आप MIT में, और इस अवार्ड के हवाले से जब आपने अवार्ड जीता कैसा लगा आपको? इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम थी। ना सिर्फ हम कोरोना के लिए लोगों को स्क्रीन कर रहे थे, तो जो क्रिटिकल केसेस थे उन्हें हॉस्पिटल रेफर कर रहे थे, लेकिन जिनको माइल्ड से मॉडरेट कोरोना था तो उन्हें होम क्वारंटीन भी कर रहे थे और उन्हें होम क्वारंटीन के दौरान मॉनिटर भी कर रहे थे। इसके साथ साथ बहुत सारी और एलिमेंट्स जैसे डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर, जो हॉस्पिटल नहीं जा सक रहे थे क्योंकि एक तो लॉकडाउन था और रिस्क बहुत ज़्यादा था हॉस्पिटल में जाके एक्सपोज होने के लिए, उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ कि वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आके एक डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते थे फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, रिस्क किए बगैर अपने आप को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब भी हमारे यहाँ हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल तो है, सेहत की सहूलियात का फुकदान भी है, तो हम अगर सेहत कहानी की बात करें तो आप किस तरीके से असिस्ट कर रहे हैं लोगों को इस टाइम के अंदर पाकिस्तान में? बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक एक बड़ी अहम चीज़ इसमें यह है कि देखें कोरोना गया नहीं है, तो प्लीज़ एहतियात रखें, SOPs का ख्याल रखें। हम समझते हैं कि बिजनेसेस बंद नहीं रह सकते, वो खोलने की ज़रूरत है, बट जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क पहने, गैर ज़रूरी तौर पर हॉस्पिटल नहीं जाएं, और हॉस्पिटल जाने की बजाय आप सेहत कहानी ऐप पर आकर एक डॉक्टर को दिखाएं। अभी भी बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, तो हम ना सिर्फ 50% डिस्काउंट दे रहे हैं कंसल्टेशंस पे, बल्कि अगर आप एक कंसल्टेशन करते हैं तो सेकंड कंसल्टेशन कम्प्लीटली फ्री होगी। इसके अलावा हमारे पास सब्सक्रिप्शन पैकेजेस भी हैं कि आपने एक दफ़ा पैकेज ले लिया तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए महीने भर के लिए या क्वार्टर के लिए कंसल्टेशंस अनलिमिटेड अवेलेबल हो जाएंगी। तो प्लीज़ अपने आप को रिस्क ना करें, घर बैठे एक डॉक्टर को एक मोबाइल ऐप के जरिए। राइट डॉक्टर साहिबा, सो सिंस वी आर लिविंग इन अ न्यू नॉर्मल, सो नई टेक्नोलॉजीज का होना भी जरूरी है और कोविड जैसी सिचुएशन में डेफिनेटली बहुत जरूरी है। जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में भी बहुत कुछ है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। इस
वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा देहली गेट में। यहाँ से कश्मीरी बाजार को रास्ता जाता है, जहाँ पर 60 साल पुरानी पठूरों की एक मशहूर दुकान है। चले आए, चल के पठूरे खाते हैं। नाजरीन, यहाँ के बाजार और बिल्डिंग से पता चलता है कि अंदरून का अपना ही एक अलग कल्चर है। नाजरीन, दिल्ली गेट से गुजरते हुए आ गई हूँ मैं अब मस्जिद वजीर खान, साथ में ही है कश्मीरी बाजार, वहाँ से खाऊंगी मैं पठूरे। इस बाजार की खसूसियत ये है कि यहाँ पे गोटा किनारे की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये पठूरे क्यों खाते हैं और इनको पठूरे कैसे लगते हैं। आप मुझे बताएं, पठूरे क्यों खाते हैं? जी, अच्छे लगते हैं इसलिए खाते हैं। मुझे आज पठूरे खाने को दिल कर रहा था और ये दिल भी मेरा इसलिए किया कि मैंने पठूरे बनते देखे हैं और बहुत ही एक डिलीशियस चीज़ है, बड़ी मज़ेदार की चीज़ है और मैं इसे लाइक करता हूँ। सर, आप मुझे बताएं, आप कहाँ से पठूरे खाने आए हैं? सुखचैन है, बैरी टाउन के पास सुखचैन टाउन है, वहाँ पर हम रहती हैं, वहाँ से आए, शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, तो साथ खाना खाते जा रहे हैं। ये पठूरे घर में कभी आप ही से या भाभी से फरमाइश की कि मुझे पठूरे बना दें? नहीं, घर में क्या करनी है फरमाइश, जब बाजार में हर चीज़ वेल होती है तो घर से हम ले लेते हैं, कर लेते, कोई बाजार मेहनत चाहिए ना। आजकल की औरतें आपको पता ही है कि घर में तो इतना टाइम नहीं कर सकती, दे सकती है ना बना सकती, इतना टाइम चाहिए। ये चीज़ होती है, जब बाजार से ले लेते हैं, जितने कभी आए खा लें, ये चीज़ होती है। आपको कैसे लगते हैं पठूरे यहाँ के? अच्छे लगते हैं, इसीलिए इधर से आते हैं। अच्छा, कभी घर में ट्राई किया पठूरे बनाना? कभी नहीं किया। बाजार से ही लेके आते हैं। इधर से खुद ही खा लेती हैं या फिर फैमिली के लिए भी लेके जाती हैं? जब बच्चे फरमाइश करें तो घर के लिए भी ले जाते हैं, नहीं तो खुद ही बस। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको यहाँ के पठूरे कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, जब आते हैं बाजार फिर खाते हैं। आप कहाँ से आई हैं पठूरे खाने? हम आए से शादबाग से। शादबाग से आई है। आपने कभी घर में ट्राई किए पठूरे बनाने? नहीं, कभी नहीं किए। ऐसे शौक है? नहीं, मैं खुद अंदरून शहर की रहने वाली हूँ, तो हम जब भी कभी बाजार आते थे अपनी अम्मी के साथ भी, तो हम यही खा के चले जाते थे। आप मुझे बताएं, आपने पठूरे खा लिए? जी, बहुत मज़े के हैं, अच्छे हैं और हम लोग जब भी शॉपिंग करने आते हैं ज़रूर पठूरे वगैरह खाते हैं। अच्छा, ठीक है। कैसे लगते हैं यहाँ के? अच्छे हैं, मज़े के हैं, टेस्ट भी अच्छा है और रेट भी सही है, मुनासिब है, तो अच्छे लगते हैं। हम लोग यहाँ पे पठूरे सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाते हैं, मज़ा आता है। ठीक है। आप कहाँ से आई हैं पठूरे खाने? हम सेक्रेटरीट से आए हैं। आप मुझे बताएं, आप कहाँ से आए हैं पठूरे खाने? ज़िला कसूर से। अच्छा, कितना अर्सा हो गया पठूरे खाते हैं? काफ़ी अर्सा हो गया। जब भी आते हैं शॉपिंग के लिए यहाँ से खाते हैं। आप खुद ही यहाँ से आके पठूरे खाते हैं या फैमिली के लिए भी लेके जाते हैं? नहीं, दोस्तों के साथ आया था पहली दफ़ा, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो अब जब भी आते हैं यहाँ पे मार्केट में शॉपिंग के लिए तो यहाँ पे आदमी खाते हैं। नाजरीन, यहाँ पे रश इतना है कि लोगों से बात करते करते हम लोगों को शाम हो गई। यहाँ के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, मेहर राशिद साहब, उनसे पूछते हैं। आप मुझे बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमारे बड़े यहाँ पे काम करते थे, 60 साल हमें गुजर गए हैं, ये दूसरी पीढ़ी है हमारी। अल्लाह का शुक्र है, जैसे वो काम करते थे वैसे ही हम कर रहे हैं। अच्छा, जितना भी अच्छा हो सकता है हम उससे भी बेहतर करते हैं। जो लोग पुराने कस्टमर हैं हमारे, वो खाते हैं, आज भी वो आ रहे हैं। पठूरों की तैयारी में क्या मटेरियल यूज़ होता है? ये मैदे के बनते हैं, इसमें खमीर भी डालता है, पीठी भी डालती है। पीठी जो है वो दाल माश की हम बनाते हैं, उसमें बेसन, अदरक, हरी मिर्चें, इन सब को मिला के उसकी पीठी तैयार होती है, वो पठूरे में डालती है। उसके बाद ये चने हैं हमारे पास, सलाद है, अचार है। कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ अच्छी से अच्छी लें। अच्छा, मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आके पठूरे खा रही हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, ये लेडीज़ बाज़ार है, जेंट्स कपड़े भी हैं, लेडीज़ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉपिंग के लिए लेडीज़ आती हैं। जब वो काफ़ी फिर लेती हैं, फिर उनको भूख लगती है, तो उनको सबसे अच्छा ये भटूरे ही लगता है हमारा। आपके पास कितनी किस्म के भटूरे होते हैं? भटूरे ज़्यादातर 3 किस्म के होते हैं, चिकन वाले, कीमे वाले और दाल माश वाले। दाल माश वाले हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑर्डर पे जाएं, जैसी उनकी हो कि भी कीमे वाले निकालने या चिकन वाले निकालने, वो हम
ऑर्डर पे तैयार कर देते हैं। ऑर्डर पे तैयार कर देते हैं। ये 60 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पे मशहूर शख्सियात तो ज़रूर आती होंगी, आपको याद है कौन कौन सी आती हैं? यहाँ पे फ़ौरन लोग आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ। यहाँ पे इमरान खान साहब आके हमारे पास भटूरे खा के गए हैं, नवाज शरीफ साहब खा के गए हैं इधर। यहाँ पे काफ़ी फनकार लोग, काफ़ी आर्टिस्ट लोग आते हैं, वो भी खा के जाते हैं। बाजार में इतनी ज़्यादा गहमा गहमी है कि सुबह से शाम तक का पता ही नहीं चला। मेरे लिए आ चुके हैं गर्मा गर्म भटूरे, अब मैं भटूरे खाऊंगी। बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, गर्म होने के साथ ये बहुत ज़्यादा नरम भी हैं। अगले देसी फूड तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए पोल रखा था कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्वेटा के अंदर अपना एक तगड़ा पावर शो कर पाएगी या नहीं। रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन अभी बताएंगे नहीं। अभी हमने जाना है हेल्थ एंड फिटनेस की जाने पर, वापस आके आपको पोल भी बताएंगे। जी, हेल्थ एंड फिटनेस में हमारे साथ हैं खुशबख्त बट। खुशी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। खुशी, आज आप हमने सुना है उड़ता उड़ता कि आज हमें आप कुछ टिप्स देने वाली हैं। आज मैं आपको टिप्स दूंगी हाउ टू स्पीड अप योर फैट लॉस। ठीक है। एवरीबडी इज़ बीन आस्किंग मी कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और खाना भी कम खा रहे हैं बट लूज़ नहीं हो रहा। ठीक है। बेसिकली होता ये है कि व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग वो सिर्फ आपका घंटा होता है दिन का। ठीक है। जिसमें आप सिर्फ 10% अपना एफर्ट डाल रहे होते हो। जो आप डेफिसिट पे जाते हो, जो कम खा रहे होते हो, उसमें ये होता है कि वो सिर्फ वो मैटर नहीं करता। आपकी कितनी एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप कितना एक्टिव हो अपने लाइफ में, उसके बाद अपने आप 10,000 स्टेप्स आपको रेगुलरली कंप्लीट करने चाहिए। आपकी स्लीप मैटर करती है, एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स आपने रिकवरी के लिए भी ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपकी स्लीप मैटर करती है, जिसमें आप क्या खा रहे हो वो मैटर करता है, इसमें आपकी लाइफस्टाइल मैटर करती है, आपको कार्डियो कितना कर रहे हो, एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हो, ठीक है, ये मैटर करता है। आप खा क्या रहे हो, एटलीस्ट आपकी जो डाइट है वो हाई इन प्रोटीन होनी चाहिए, आपका फाइबर अच्छा होना चाहिए। खुशी, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम खाते नहीं है, तो कुछ लोगों को टेंशन स्ट्रेस से उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, कुछ का वेट लॉस होता है, कुछ ज़्यादा खाने से उस तरह से जो कह लें एक हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे होते, उस वजह से भी उनका जो कह लें वजन बढ़ा होता है। तो इन तमाम कंडीशंस के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं? देयर इज अ रीजन फॉर दैट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन। स्पेशली वुमेन का ये प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स, इनको एंड्रोजन्स कहते हैं, जो बेसिकली आपका फैट लॉस रोक देते हैं, आपका वेट ड्रॉप रोक लेते हैं। बेसिकली जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, आपके एंड्रोजन लेवल हाई हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका वेट ड्रॉप नहीं होता, चाहे आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, चाहे आप खा कम रहे हो, फिर भी नहीं आपको कम होगा। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, इसलिए आपको अपनी नींद पूरी करनी है, अच्छा खाना है, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल, इट्स अ प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज गाइस। थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको। इट टेक्स लाइक 21 days टू चेंज अ हैबिट एंड 91 days टू change a lifestyle, I guess. Wow. So guys, that's amazing. Thank you very much, खुशी, बहुत शुक्रिया फॉर द टिप्स। लाइफस्टाइल चेंज करें और हम इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें और आप किसी और काम में बिजी हो जाए, हम आज का पोल बता देते हैं। पीडीएम के हवाले से हमने पूछा था, क्या एक तगड़ा शो पीडीएम कर पाएगी क्वेटा के अंदर या नहीं कर पाएगी। 65% लोगों का ये कहना है ना व्हाट्सएप के नहीं, पीडीएम नहीं कर पाएगी, जबकि 35% कहते हैं कि हाँ पीडीएम अच्छा या पावर शो कर पाएगी। मैं उस 0% में हूँ जिनको पता नहीं है। सो हमारे पोल के रिजल्ट्स थे। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को लाइव शो में। लेकिन सैटरडे संडे हमारा बेस्ट ऑफ चलता है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स को कंबाइन किया जाते हैं। तो आपने हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूला। एंड मे यू हैव अ वेरी गुड संडे, अ वेरी हैप्पी वीकेंड। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जो अगर आपके आसपास में चाहे पड़ोसी और रिश्तेदारों कोई ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रहा है, ट्रीटमेंट करा रहा है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें साइकोलॉजिकली, इमोशनली, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी होती है विल पावर और स्टेमिना, और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है।